प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। इस क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज उसी श्रृंखला में अपन देखने वाले हैं नवशास्त्रीय ब्याज सिद्धांत, या जिसे हम लोनेबल फंड थ्योरी भी कहते हैं, ऋण योग्य निधि ब्याज का जो सिद्धांत है उसकी आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने ब्याज का जो ऋण योग्य निधि सिद्धांत विकसित किया, जो कि ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत का एक उन्नत संस्करण है, यानी कि उसमें सुधार करके और ये वाला संस्करण डेवलप हुआ। इस सिद्धांत को सबसे पहले स्वीडिश अर्थशास्त्री नट विक्सेल ने विकसित किया था और अन्य स्वीडिश अर्थशास्त्रियों जैसे कि मिडल, लिंडहाल और ऑलिन और ब्रिटिश अर्थशास्त्री D.H. रॉबर्टसन ने भी इस सिद्धांत को परिष्कृत करने में हेल्प की मदद की। तो बाद में पहले इसको विकसित किया था नॉट विक्सेल ने। तो जब भी कभी पूछा जाता है कि न्यू क्लासिकल या लोनेबल फंड थ्योरी की स्थापना या एक तरीके से शुरुआत जो है वो करी थी आपके नट विक्सेल ने, और उसके बाद इसको सुधार करने का काम किया मिडल, लिंडहॉल, ऑलिन और रॉबर्टसन ने। नवशास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार ब्याज ऋण योग्य निधि के उपयोग के लिए एक पुरस्कार है, यानी कि जो लोनेबल फंड्स हैं जिनको उधार दिया जा सकता है, ऐसी निधियां हैं उनको, या ऋण देने लायक या लोन देने लायक निधियों के उपयोग के लिए एक पुरस्कार है। और ब्याज की दर को ऋण योग्य निधियों की मांग और आपूर्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो लोनेबल फंड थ्योरी क्या कहती है कि जो लोनेबल फंड्स हैं उनकी मांग और आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा ब्याज की दर निर्धारित होती है। शास्त्रीय सिद्धांत के विपरीत जो केवल बचत और निवेश के वास्तविक कारकों से संबंधित होता है, ऋण योग्य निधि सिद्धांत में वास्तविक साथ में ही मौद्रिक कारक भी शामिल कर लिए जाते हैं, जो कि ऋण योग्य निधि और इस प्रकार ब्याज की दर को प्रभावित करते हैं। तो शास्त्रीय सिद्धांत केवल वास्तविक कारकों को बताता है कि वो ब्याज का दर निर्धारित करते हैं, और वास्तविक कारक जो है बचत और निवेश अनुसूचियाँ थी, बचत और निवेश वक्र थे। लेकिन ये जो लोनेबल फंड थ्योरी है इसमें दोनों को शामिल कर लिया गया है, वास्तविक कारकों को भी और मौद्रिक कारकों को भी। अब इस सिद्धांत की मान्यताओं को देख लेते हैं। अजम्पशंस ऑफ न्यू क्लासिकल लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, या ब्याज की नवशास्त्रीय ऋण योग्य निधि सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या हैं। तो पहली मान्यता है ऋण योग्य निधियों का बाजार पूरी तरह से एकीकृत बाजार है, इंटीग्रेटेड है, जिसमें पूरे बाजार में निधियों की पूर्ण गतिशीलता होती है, यानी कि जो बाजार है वो पूरी तरह से एकजुट है, एक मिला हुआ है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर निधियां आवागमन आराम से कर लेती हैं। जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ पे निधि अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी जो मान्यता है, बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, ताकि किसी भी समय बाजार में ब्याज की केवल एक ही दर बनी रह सकती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब ये हो गया कि पूरे बाजार में जो ब्याज की दर होगी वो एक समान बनी रहेगी। तीसरा है ब्याज की दर के लचीलेपन को इसलिए ग्रहण किया जाता है कि यह स्वतंत्र रूप से ऋण योग्य निधियों की मांग और आपूर्ति में परिवर्तन के अनुसार बदलती है। तो तीसरी मान्यता क्या ली जाती है कि ब्याज की दर जो है वो पूर्णतः लचीली है। जैसे ही ऋण योग्य निधियों की मांग बढ़ेगी या उनकी आपूर्ति बदलेगी, तो इन दोनों राशियों में परिवर्तन की वजह से ब्याज की दर भी बदलनी चाहिए। तो इसका मतलब ब्याज की दर को यहाँ परिवर्तनशील माना जाता है। चौथा है, मान्यता में सिद्धांत को प्रवाह चरों के रूप में माना जाता है, जो प्रति यूनिट समय के लिए ऋण योग्य निधियों की मांग और आपूर्ति के प्रवाह पर विचार करता है। यानी कि ये जो चर है यहाँ पे, ऋण योग्य निधियों की मांग हो चाहे ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति हो, दोनों के दोनों प्रवाह चर हैं। और प्रवाह चर कौन से चर होते हैं अर्थशास्त्र में? वे चर जो एक निश्चित समयावधि के लिए मापे जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय होती है, एक वर्ष में एक बार मापी जाती है कि पूरे एक वर्ष की अवधि के दौरान कितनी वस्तुएं उत्पादित हुई, उनका बाजार मूल्य क्या है। तो इस तरह से ही ये जो है निश्चित समय अवधि में ऋण योग्य निधियों की मांग कितनी थी और उनकी आपूर्ति कितनी, तो ये भी एक प्रवाह चर है। सिद्धांत पांचवी जो मान्यता है वो कहती है सिद्धांत संसाधनों के पूर्ण रोजगार को मान करके चलता है, जो आय और उत्पादन के स्थिर स्तर को दर्शाता है। तो पांचवी मान्यता भी अपन ने देखी क्या है, पूर्ण रोजगार की मान्यता, कि उत्पादन के जो सभी साधन हैं, चाहे उसमें पूंजी है चाहे से श्रम है, सभी के सभी साधन पूरी तरह से नियोजित हैं, उनमें कोई बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, और जो उत्पादन है वो पूर्ण रोजगार स्तर पर संचालित हो रहा है। तो दूसरी चीज़ इसमें इसका दूसरा अर्थ लिया जाए पूर्ण रोजगार का, तो ये भी लिया जा सकता है कि निवेश में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि तो हो नहीं सकती, क्योंकि पहले से ही पूर्ण रोजगार है। तो निवेश में वृद्धि होगी तो केवल और केवल मुद्रास्फीति में
वृद्धि होगी, सामानों की कीमतों में वृद्धि होगी, लेकिन उत्पादन की जो वास्तविक मात्रा है वो पूर्ण रोजगार स्तर पर ही बनी रहेगी। छठवीं मान्यता है कि मुद्रा ब्याज की दर के निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाती है और बैंक मौद्रिक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से एक स्थिरीकरण नीति अपनाते हैं। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मान्यता है वो यही है, लास्ट वाली 6 वाली, कि मुद्रा को यहाँ पे महत्वपूर्ण मान लिया गया है। पहले वाले लोग जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो मुद्रा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। इन्होंने माना कि जो मुद्रा है वो ब्याज के दर के निर्धारण में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाती है और जो मौद्रिक संतुलन स्थापित करना चाहते हैं बैंक, इसके लिए कोई स्थिरीकरण नीति अपनाते हैं। स्थिरीकरण नीति से मतलब ऐसी नीति जिससे कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक उतार चढ़ाव नहीं आए। तो प्रोफेसर लर्नर के शब्दों में देखें तो यह जो ब्याज की दर है वह मूल्य है जो एक अवधि में ब्याज की दर वह मूल्य है जो एक अवधि में क्रेडिट या बचत की आपूर्ति और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के योग को उस अवधि में क्रेडिट या निवेश और शुद्ध संचय हेतु मुद्रा की मांग के बराबर करता है। तो ये जो परिभाषा है ये कहना ये चाह रही है कि एक निश्चित अवधि में, मान लीजिए 1 साल हो या 1 महीने हो, 6 महीने हो, उसके अंदर क्रेडिट या बचत की आपूर्ति कितनी है। क्रेडिट से मतलब यहाँ पे ऋण है या लोन है, यानी कि बैंकों के द्वारा कितने लोगों को लोन दिया गया, प्लस में कितने लोग अपनी बचत में से निवेश के लिए आपूर्ति कर रहे हैं, ये चीज़, और प्लस में मुद्रा की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में, यानी कि रिजर्व बैंक के द्वारा कितनी नई मुद्रा जारी की गई है। इनका जो योग है उसको किसके बराबर होना चाहिए, उसी समय अवधि में क्रेडिट या निवेश और शुद्ध संचय हेतु मुद्रा की मांग के बराबर। तो उस समय में कि कितना तो बचत किया गया और कितना निवेश किया गया, प्लस में कितनी नई मुद्रा जारी हुई और कितनी मुद्रा संचय कर ली गई। तो इन दोनों चारों चीज़ों को 2-2 के जोड़े में आपस में बराबर करना है, वो काम है ब्याज की दर के द्वारा किया जाता है। इसको आप यहाँ घबराए नहीं, आगे अपन फॉर्मूले के रूप में समझेंगे, वहाँ आपको बड़ा आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। तो अब अपन बात करते हैं कि लोनेबल फंड्स जो होते हैं उनकी आपूर्ति किस तरह से निर्धारित होती है। तो ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति के 4 महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। 4 स्रोत हैं, यानी कि 4 चीज़ें मिल करके और ऋण योग्य निधियों या लोनेबल फंड्स की बनाती है मिल करके। तो पहली जो इनमें से चीज़ है वो है सेविंग्स या बचतें। तो परिवारों और फर्मों द्वारा अपनी आय में से बचत योग्य निधियों का प्रमुख स्रोत होता है। तो ये जो परिवार होते हैं या जो फर्में होती हैं, यानी कि जो उत्पादन संस्थाएं होती है, वे अपनी आय में से कुछ हिस्सा बचत करती हैं और ये बचतें लोनेबल फंड्स या ऋण योग्य निधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने 2 अर्थों में बचत की परिकल्पना करी। तो जो ये नए शास्त्री थे इन्होंने 2 रूप में देखा बचत को। पहली बचत को प्रत्याशित बचत के अर्थों में माना जाता है, जैसा कि स्वीडिश अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषित किया गया है, अर्थात व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित आय में से अनुमानित बचत। तो बचत की जो पहली अवधारणा है वो तो मानती है प्रत्याशित बचत कितनी होगी, अनुमानित जिसको हम कह सकते हैं अनुमानित बचत कितनी है, यानी कि साल के शुरू में अपन अनुमान लगाते हैं कि हमारी आय इतनी होगी और इसमें से इतना पैसा हम बचाएंगे, तो ये कहलाती है प्रत्याशित बचत या अनुमानित बचत। दूसरी बचत को रॉबर्टसन के अर्थ में माना जाता है। दूसरी बचत जो है रॉबर्टसन के अर्थ में माना जाता है, अर्थात वर्तमान बचत जो है वो पिछली आय का एक फलन होगी। तो इस साल की एक्चुअल बचत क्या होगी, वास्तविक बचत क्या होगी, वो हमें पता लगेगा कि पिछले साल हमारी इनकम कितनी थी और उसमें से अपन ने इस साल खर्चा कितना कर दिया या इस साल उपभोग पे कितना खर्च कर दिया। तो वर्तमान पिछले साल की आय और इस साल का उपभोग माइनस कर देंगे। ये देखें आप यहाँ पे रॉबर्टसन के अनुसार बचत गत आय और वर्तमान खपत के बीच का अंतर होती है। तो रॉबर्टसन के अनुसार वास्तविक बचत को मानता है वो, और वास्तविक बचत किसके बराबर होगी, गत वर्ष की आय। वाई t-1 आप देख रहे हैं, t जो है वर्तमान वर्ष है, तो t-1 1 साल पहले का हो गया, तो गत वर्ष की आय और उसमें से ct यानी कि इस वर्ष का, यानी कि वर्तमान वर्ष का जो उपभोग व्यय है उसको घटा देंगे तो st आ जाएगा, वर्तमान वर्ष की वास्तविक बचत आ जाएगी, जो कि रॉबर्टसन के अनुसार है। तो 2 तरह की बचत हो गई, एक अनुमानित बचत और एक वास्तविक बचत। इन दोनों अर्थों में बचत को ब्याज लोचदार माना जाता है। तो दोनों ही शब्दों में दोनों ही तरह की जो बचत होती है उसके बारे में ये माना जाता है कि ये ब्याज लोचदार होती है। और ब्याज लोचदार का मतलब जैसे ही ब्याज की दर में परिवर्तन आएगा तो बचत में उससे ज़्यादा परिवर्तन आएगा।
ब्याज की दर और बचत के बीच एक धनात्मक संबंध पाया जाता है। ये भी माना जाता है कि जैसे ही ब्याज की दर बढ़ेगी तो बचत की मात्रा बढ़ा दी जाएगी लोगों के द्वारा और फर्मों के द्वारा, और जैसे ब्याज की दर कम होगी तो बचत की दर भी लोगों के द्वारा कम कर दी जाएगी। और ये कब होगा? जबकि आय का स्तर दिया हुआ हो, आय परिवर्तित नहीं हो। तो यही है, आय स्तर के दिए होने पर जैसे ही ब्याज की दर बढ़ती है तो बचत भी बढ़ जाती है, और इसके विपरीत भी, यानी कि आय का स्तर दिया होने पर जैसे ब्याज दर घट जाएगी तो बचत भी कम हो जाएगी। व्यक्ति और परिवारों की तरह फर्में भी बचत करती हैं। जो उत्पादन का काम करने वाली संस्थाएं हैं वो भी बचत का काम करती हैं। इस तरह की बचत भी ब्याज दर से धनात्मक रूप से संबंधित होती है, और फर्मों के द्वारा जो बचत की जाती है वो भी कैसी होती है? ब्याज दर से धनात्मक रूप से संबंधित होती है। ब्याज की दर, उच्च दर का अर्थ क्या है कि ब्याज की दर ऊंची है तो उच्च उधार की उच्च लागत जो कि बाजार से उधार लेने के विकल्प के रूप में व्यावसायिक बचत को प्रोत्साहित करती है। यानी कि बाजार में अगर मान लो ब्याज की रेट ज़्यादा है तो फर्म को या उत्पादक को अगर कोई निवेश करना है तो उससे बाजार से लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो इसके बदले में वो क्या करेगा? अपने यहाँ पे उत्पादन में से कुछ हिस्सा बचत करने की कोशिश करेगा, जो कि व्यावसायिक बचत या फर्म की बचत कही जाएगी। लेकिन इस तरह से कि व्यावसायिक बचत आमतौर पर फर्मों द्वारा खुद ही निवेश की जाती है और ऋण योग्य निधियों का गठन नहीं करती है। तो ये भी है कि जो फर्में बचाती हैं या बचत करती हैं तो फर्मों द्वारा बचत की गई इसकी जो धनराशि है वो खुद के निवेश में ही वो लोग उपयोग कर लेते हैं, उसको बाहर बैंकों में या उधार देने के लिए नहीं रखते हैं। तो ये एक पहला घटक हो गया जिसको हम कह सकते हैं बचत। और अब है दूसरा घटक की बात करेंगे जिसको हम कह सकते हैं डिसहोल्डिंग या DH, जिसको हिंदी में कहते हैं अपसंचय। तो ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति का दूसरा स्रोत है अपसंचय, और अपसंचय का अर्थ होता है कि पहले से जमा किए गए मुद्रा को बाहर निकालना और ऋण योग्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराना। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास में 2 लाख 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और उनको वो जमा करके रखे हुए हैं, उसको उधार नहीं देना चाह रहा है, लेकिन अगर किसी समय वो उसको उधार देने के लिए तैयार हो जाता है कि कोई भी लेना चाहे तो ले सकता है, तो इसको कहा जाता है अपसंचय। यानी कि कोई मुद्रा है उसके आपके पास में आपने जमा कर रखी है और उसको जब आप उधार देना चाहते हैं, उधार देने के लिए उसको उपलब्ध करा देते हैं, तो वो कहलाता है अपसंचय या डिसहोल्डिंग। तो ब्याज की कम दर पर लोग अपनी तरलता की इच्छा को पूरा करने के लिए मुद्राएं जमा करते हैं और इस तरह उधार देने के लिए हतोत्साहित होते हैं। तो ये भी ब्याज की दर से धनात्मक रूप से संबंधित होता है कि जैसे ही ब्याज की दर बढ़ जाती है तो लोग अपसंचय बढ़ा देते हैं। यानी कि जब ब्याज की ज़्यादा दर मिलती है तो लोग अपने पास मुद्रा नहीं रखते बल्कि उसको लोगों को उधार दे करके ज़्यादा ब्याज कमाते हैं, और जब ब्याज की दर बहुत कम हो जाती है तो लोग उधार देना पसंद नहीं करते हैं बल्कि अपने पास नगद रूप में मुद्रा को रखते हैं और अपनी तरलता की जो इच्छा होती है, लिक्विडिटी की जो प्रेफरेंस होती है, उसको पूरा करते हैं। लेकिन अधिक ब्याज दर पर लोगों को मुद्रा का अपसंचय करने और ऋण योग्य निधियों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार ब्याज की दर और अपसंचय के बीच भी एक धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये अपन ने देखा डिसहोल्डिंग या अपसंचय का। इसी तरह से तीसरा जो घटक है वो है बैंक मनी या बैंक मुद्रा। तो बैंक मुद्रा भी ऋण योग्य निधियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। बैंक जो है साख सृजन करके ऋण देते हैं और इस प्रकार ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति में वृद्धि करते हैं। बैंक क्रेडिट भी ब्याज लोचदार होती है और बैंक अधिक ब्याज दर पर अधिक उधार देते हैं और कम ब्याज दर पर कम उधार देते हैं। तो बैंक जो होते हैं, जैसे अपन ने क्रेडिट क्रिएशन में देखा है कि 100 रुपये जमा होते हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा बैंक अपने पास रखता है, बाकी हिस्सा लोन देता रहता है। तो इस तरह से एक जमा के खिलाफ बहुत सारी जमाएँ वो जमा तैयार कर लेता है। 100 रुपये के बदले में वो कई गुना उससे लोन लोगों को बांट देते हैं। तो ये जो काल्पनिक मुद्रा के रूप में या जो ऋण मुद्रा के रूप में बैंकों के द्वारा जो साख सृजन किया जाता है वो भी ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चौथा जो घटक है उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।